हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में जानकारियां देते हैं। इस हवाले से आज प्रोग्राम का आगाज मैं करूंगा इमरान खान के जलसे से। आज इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में एक जलसे से खिताब किया। वो हेलीकॉप्टर में तशरीफ लाए और उसके बाद जलसागाह पहुंचे। और जलसागाह जो है वो उस तरह से भरा हुआ नहीं था जिस तरह के उसको भरा होना चाहिए था। पीछे काफी खाली था मैदान। तो हमारी जो इत्तला है उसके मुताबिक 5 से 6 हजार लोग आए थे। और इसी वजह से इमरान खान खासे मायूस हुए और उन्होंने अपनी तकरीर का वक्त भी कम किया और थोड़ी देर तकरीर करने के बाद वो पंडाल से चले गए। नाजरीन, इमरान खान के जलसे को कामयाब करने के लिए पूरी जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की रियासती मशीनरी है उसको हरकत में लाया गया था। दूर दूर से लोगों को बसों में और वैगनों में भर भर के लाया गया और बड़ी मोबिलाइजेशन की खुद पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास ने। इसके अलावा कल रात ही को पाकिस्तान से भी काफिले पहुंच गए थे। इसके बावजूद जो है वो जलसा उस तरह का जलसा नहीं हो सका जिस तरह का इमरान खान शायद तो जिस तरह के जलसे की कर रहे थे। इसके अलावा नाजरीन, ये भी है कि लोगों को खर्चा पानी भी दिया गया, यानी कि लोगों को पैसे दिए गए। जलसे में जो लोग पहुंचे उनको उनसे जो वादा किया गया था उसके मुताबिक लोगों को पैसे दिए गए, यानी पैसे दे के भी जलसा गाह नहीं भर सकी। और इस हवाले से हमारे पास एक वीडियो है जिसमें वजीर बल्दियात यानी म्यूनसिपैलिटी के जो मिनिस्टर हैं वो शॉपर बैग में पैसे हैं और वो लोगों में तकसीम कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिहादियों को और इमरान खान के जलसों में शामिल होने वालों को इस तरह से पैसे देकर लाने की रवायत कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 2 साल कबल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब नवाज शरीफ सरकार के दौरान धरना दिया था खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो धरना जब खत्म हुआ तो वहां पे पाकिस्तानी फौज के अफसर जो है वो 1,000 रुपए के लिफाफे तकसीम करते हुए नजर आए, जिनकी वीडियोस उस वक्त वायरल हुई थी। सवाल ये है कि इमरान खान ने ये जलसा मुजफ्फराबाद में क्यों किया। इसकी 2 वजूहत। एक वजह तो इसकी ये है नाजरीन कि इस वक्त जो तनवीर इलियास हैं उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का खतरा है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो सरगर्म हैं कि तनवीर इलियास को हटाया जाए और उनको हटा के जो है नया वजीर आजम अपोजिशन की तरफ से लाया जाए। तनवीर इलियास जो है उनके खिलाफ पीटीआई के भी काफी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो हो चुके हैं। तो एक तो ये वजह। दूसरी वजह ये है कि बल्दियाती इंतखाबात की बातगश्त हो रही है। 30 साल के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का शोर मचा हुआ है कि शायद वो होंगे इस साल के आखिर तक। तो ये 2 वजूहत थी जिनकी वजह से वो आए, लेकिन उन्होंने कोई नई बात नहीं की। कश्मीर के हवाले से उन्होंने सिवाय जहर अफशानी के भारत के खिलाफ कोई बात नहीं की। उनकी गवर्नमेंट है नाज़रीन, पीओजेके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार बनी हुई है। उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की कि जो पाकिस्तान की सरकार ने पीओजेके के जो डेवलपमेंट फंड्स बंद कर दिए हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिखाया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
सरकार है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, वो क्या बेनिफिट्स लोगों को देने जा रही है, क्या रिफॉर्म्स करेगी, कोई ऐसी बात नहीं की। और उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का वजीर आजम एक कठपुतली वजीर आजम, और वो चीफ सेक्रेटरी के मर्जी के बगैर मुजफ्फराबाद भी नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम करना है तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो जब तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ से इजाजत ना ले उस वक्त तक वो आगे इजाजत नहीं दे सकता। तो ये इस तरह से एक गोरख धंधा है। चलते हैं आप कुछ खबरों की तरफ। नाजरीन, आज बलोच रहनुमा थे जनाब यूसुफ मस्ती खान साहब, उनका इंतकाल हो गया है कराची में। वो काफी उनकी उम्र थी और वो अवामी वर्कर पार्टी के लीडर थे, और उनका इंतकाल हो गया, जिस पर हम तमाम बलोचों के साथ जो है वो उनके इस दुख में शरीक है। नाजरीन, पाकिस्तानी मकबूजा सिंधु देश में कराची में कल दोपहर को चाइनीज के ऊपर जो है वो एक हमला हुआ, जिसमें एक चाइनीज हलाक हो गया और 3 जख्मी हुए। ये एक डेंटल क्लिनिक में ये हमला किया गया था। इसकी जिम्मेदारी नाजरीन एक नई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कबूल की है, जिसका नाम है सिंधु देश पीपल्स आर्मी। इससे पहले सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने काफी हमले किए हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले सिंधु देश में, लेकिन ये एक नया जो है वो सेपरेटिस्ट ग्रुप अब सामने आया है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गलतरी के अवाम ने पुलिस भर्तियों में नेपोटिज्म के खिलाफ, यानी सिफारिशी जो भर्ती किए गए हैं उसके खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया स्कर्दू में। मुजाहिरीन ने कहा है कि गलतरी से 62 लोगों ने पुलिस में भर्ती की दरख्वास्तें दी थी, लेकिन सिर्फ 2 को शामिल किया गया है और बाकी सब वो हैं जिनको सिफारिश पर शामिल किया गया। इसी तरह मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गांचे में सैलाब ज़दगान तक अभी तक कोई रिलीफ नहीं पहुंचा, और जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में रिलीफ का सामान डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, जिस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसी तरह से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। और जो एक्सकेवेटर वाले हैं वो मलबा हटाने के लिए 4,500 रुपया फी घंटा चार्ज कर रहे हैं। तो ये कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। और अब हम चलते हैं नाजरीन अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है और जो सैलाब की मद में जो पैसे आ रहे हैं या जो सामान आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने हमारे मेहमान मेजर जनरल A.K. सिवाज, फॉर्मर हेड ऑफ एडिटोरियल आर्मी और 22 साल तक जम्मू कश्मीर में खिदमत करने वाले हमारे जनरल साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब नमस्ते, आपको बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते मिर्जा साहब। जनरल साहब, 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर। तकरीबन 4 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं, खेत तबाह हो गए हैं, पुल बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में जो है वो इतनी फंडिंग भी आ रही है, अब तो कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा? हाँ देखो मिर्जा साहब, सच्चाई ये है कि पहले तो वाकई बहुत बड़ा डिजास्टर आया है पाकिस्तान में। 1/3 पानी में डूबा हुआ है। बहुत लोग जो हैं नुकसान हुआ है। कम से कम सुनने में $30 बिलियन का बहुत नुकसान हो गया है। और उसको टाइम लगेगा क्योंकि पानी जो है अभी भी निकला नहीं। उसको 1 से 2 महीने और लगेंगे पानी को रिसीव। और जैसे पानी जैसे निकलेगा तो बीमारियों का एक गठजोड़ लेके आएगा। जो अब सिचुएशन है पाकिस्तान में कि पहले तो जो नेबर थे वो उसको हेल्प कर सकते थे, वो नेबर्स ने कोई हेल्प ना इन्होंने आने दी और ना वो दे पाए। जैसे अगर आप भारत की देखें, भारत चाहता था कि पाकिस्तान पूछे, भारत उसको मदद दे। और भारत एक ऐसा देश है जो कि बिल्कुल नजदीक है पाकिस्तान के, और हमारा जो बॉर्डर के साथ मिलके भारत काफी कुछ तक मदद कर सकते था, मगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स के कारण पाकिस्तान ने वो मदद मांगी नहीं। अब आगे कुछ मदद जो ईरान से आई थी,
अगर आपको पता, आपने भी अपने वीडियो दिखाए थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में वो टमाटर और वो बाकी जो सामान भेजा था, जो सब्जियां वगैरह, वो भी उन्होंने सड़कों पे डाल दी, बोला कि ये सिया डोमिनेटेड एरिया से आया है। और इसी प्रकार से बांग्लादेश बड़ा कीन था कि मदद करे पाकिस्तान की, मगर वो किस मुंह से लेते बांग्लादेश से कि वो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था और वो अलग हुआ, आज कहाँ बांग्लादेश और कहाँ पाकिस्तान। तो ऐसे में अपने नजदीकी जो है नेबर्स हैं, उनसे कोई हेल्प नहीं मिल पाई, मगर ये सच्चाई है, इनके पास हेल्प आई है और आई है, वो मिडिल ईस्ट से भी आई है, यूरोप से भी आई है, अमेरिका ने भी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो जो मदद आई है वो उन लोगों के पास नहीं पहुंच रही जहां पर पहुंचनी चाहिए। जो पैसा आ रहा है उसके तीन चार कारण हैं। एक तो उसको अंदर करप्शन है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। जो रिलीफ मटेरियल आया है वो जहां पर लोग पानी से बेहाल हैं, जो जो इफेक्टेड हैं, वहां की बजाय और जगह जा रहा है। इसके मास करप्शन चली हुई है, उस सामान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि कौन इसका जिम्मेवार है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो बिल्कुल फेल है पाकिस्तान का। ऐसा लगता है सामान तो आया है और वो सामान कहाँ चला गया इसका कुछ नहीं पता चला। इसी प्रकार से वहां पर कोई जो दवाइयां भेजी हैं, यूरोप ने भी अमेरिका ने भी, वो दवाइयां भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी अस्पताल में दवाइयां नहीं है, कोई कैंप नहीं लगाया, कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया। तो मेरा मतलब ये है कि जो भी मदद आई है फॉरेन कंट्री से, वो मदद को कोऑर्डिनेटेड हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया गया उन लोगों के लिए जो इफेक्टेड हैं। बल्कि हुआ क्या है, ये जो भी पैसा और जो राशन और दवाइयां आई, वो लगता कहीं और चली गई, या तो उसकी करप्शन होगी या उसको कहीं और इस्तेमाल कर दिया गया। तो ये एक दुख की बात है, पाकिस्तान की पुरानी हिस्ट्री है। अगर आप देखें, पहले अर्थक्वेक आया था जब पाकिस्तान में 2002 के करीब, 2005 में, उस टाइम भी जो मदद आई थी पाकिस्तान में, वो मदद लोगों के पास नहीं पहुंची थी, वो मदद जो है दूसरी कहीं इस्तेमाल हुई थी। तो अब ऐसा ही कुछ हो रहा है कि तीन चार चीजें बहुत क्लियर हैं कि एक तो जो मदद आई, चाहे वो डब्ल्यूएचओ के थ्रू आई, चाहे वो रेड क्रॉस के थ्रू आई, चाहे वो डायरेक्ट भेजी गई देशों से, उसका इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो का पता नहीं है। फैक्ट ये है, जो अफेक्टेड आदमी हैं उनके पास मदद नहीं पहुंच रही, वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं और कई लोग जो गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं और 30 बिलियन डॉलर के करीब नुकसान हुआ है। ऐसे में दवाइयां बिल्कुल नहीं है और जैसे जैसे पानी रिसीड कर रहा है और वैसे वैसे बीमारियों का गढ़ बन गया है, मलेरिया हो रहा है वहां पर लोगों के पास, डायसेंट्री की बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को जागना पड़ेगा। मदद आने का कोई फायदा नहीं अगर वो मदद इस्तेमाल ना हो। एक तो बहुत पुअर एडमिनिस्ट्रेशन हुई है और दूसरी बात यह है हाई लेवल पर करप्शन चला है। इसके नतीजा ये है, जिन लोगों को ये मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही। मिर्जा साहब। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ हमें ये इतलाएं भी आई हैं कि जो रिलीफ का जो सामान आ रहा है, इसकी जो हैंडलिंग है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस कर रही है। और ये भी अफवाहें सुनने में आई हैं कि जो सामान है वो बेस यूनिट्स में मुंतकिल किया जा रहा है, गोदामों में जमा किया जा रहा है, क्योंकि फौज ये समझती है कि आगे बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान पे, एक और इकोनॉमिक क्राइसिस आने जा रहा है इस फ्लड्स की वजह से। तो वो अपना जो है घर पहले भर रहे हैं। दूसरी जो है बात वो ये है कि पाकिस्तान का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने कोई ऐसा नेटवर्क नहीं बनाया कंट्री वाइड कि वो ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए दवाइयां, टेंट्स, कंबल, खुराक लोगों तक पहुंचा सके। तो ये अब जो आगे हम देख रहे हैं, क्रॉप्स भी तबाह हो गई हैं और आप जैसा फरमा रहे हैं 2-3 महीने से पहले ये पानी उतरेगा नहीं देहातों से, तो उसके बाद फिर जमीन को सूखने के लिए भी तो 3-4 महीने चाहिए और फिर ये 6 महीने तो यही हो गए और फिर फसल लगे, यानी 1 साल आपका निकल गया अगली फसल के आने से पहले, वो भी इफ यू आर वेरी लकी।
ऐसे में क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वहां पे फूड क्राइसिस जो है वो बड़ी शिद्दत से हमला करेगा लोगों के ऊपर? हाँ, बिल्कुल। देखो, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर 1 साल के लिए कोई फसल नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर बीमारी का गढ़ बन जाएगा। पाकिस्तान के पास दवाइयाँ नहीं हैं और ये आपने ठीक बोला, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इसमें इन्वॉल्व है। तो पहले वो जो क्योंकि ये सामान यूरोप से, अमेरिका से और मिडल ईस्ट से आया, तो इसकी क्वालिटी अच्छी है और इस सामान को खुद जो पाकिस्तान की आर्मी अपने पास रख रही है, अपने स्टोर भर रही है, क्योंकि उसको लगता है आने वाले समय में सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले ही है और उसके ऊपर जिस प्रकार से अगला 1 साल बहुत ही कष्ट वाला है। और ये भी सुनने में आया कि जो पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशन है, जो कि वहां पर $52 बिलियन का एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, वो इसको यूज कर रही है। जिसके अंदर आपका रियल एस्टेट से लेके बैंक तक है, कोलगेट से लेके आपकी सीमेंट है, हर चीज पाकिस्तान की आर्मी कहते हैं। तो ये सुनने में आया कि पाकिस्तान की आर्मी सच्चाई है कि अपने गोदाम भर रही है, वो अगले टाइम के लिए पाकिस्तान की आर्मी अपने इस्तेमाल के लिए। और दूसरा ये है, कहीं ना कहीं फौजी फाउंडेशन को भी ये सामान दिया जा रहा है। और सच्चाई ये है कि आपने ठीक बोला, ये जो उनकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो बिल्कुल फेल हो गई है। कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। तो जो भी सामान आया है उसका कोई एक प्रकार से रेड क्रॉस ने जो एनडीएमए को दिया है, उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं रह जाता कि किस प्रकार से सामान, कैसे अकाउंटिंग हो रही है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे उन लोगों के पास जा रहा है जो इफेक्टेड है। सच्चाई ये है, जो लोग ग्राउंड पे अफेक्टेड हैं, उनके पास कोई मदद नहीं पहुंची है। और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का कि सामान तो आया मगर सामान पहुंचा नहीं। वो करप्शन होगा, या तो पाकिस्तान की आर्मी के गोदाम भर गए या बाकी कहीं जगह चला गया। तो ये बड़ी दुख की बात है और मुझे लगता है पाकिस्तान में अभी जो डिजास्टर आया है, उससे ज्यादा अगला 1 साल कष्ट का होने वाला है। क्योंकि ये बात आप ठीक कह रहे थे, क्योंकि पानी अभी रिसीव नहीं हो रहा, अगली फसल बो नहीं पाएंगे, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ही फूड क्राइसिस है और ऊपर से जैसे जैसे पानी सूखेगा, बीमारियां बहुत आएंगी, आपकी कोलरा भी आएगा और उसके बाद डायसेंट्री भी आएगी, आपके मलेरिया भी आएगा। और इसके कारण आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब होने। इकोनॉमी पहले ही बहुत खराब है, क्योंकि उनके जो डेट है $186 बिलियन का है। पाकिस्तान का अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने डिसाइड करना है अक्टूबर में कि वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे या निकलेंगे। और मुझे लगता है उसके चांसेस निकलने के कम हैं, क्योंकि मसूद अजहर ही मजर पता नहीं चला इनको है कहाँ। मसूद अजहर ये थोप रहे हैं कि अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने क्लियरफाई कर दिया कि मसूद अजहर उनके पास नहीं, आप अपना सर्च करें। तो मेरा मतलब यह है कि दुख की बात यह है, पाकिस्तान का जो अंदरूनी ढांचा जो है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो होनी चाहिए, इतना पुराना देश है ये, इसको 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस में, मगर दुख की बात है बिल्कुल नहीं है। और कुछ एक इलाकों में, पंजाब के अलावा आप बाकी इलाके देखें, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत रिलैक्स्ड है, ना वो कोई काम करना चाहिए। आप सिंध में देखें या बलूचिस्तान में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान। तो दुख की बात है, आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट है। जिस प्रकार से लोग इकोनॉमिक क्राइसिस और ऊपर से फूड क्राइसिस होगा, और दूसरा होगा बीमारी का गढ़ है, लोग बहुत। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनने में यह आई कि जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं वो बहुत बैडली इफेक्टेड हैं, क्योंकि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, उनके पास कोई दूध नहीं है पीने के लिए, और उनको माल न्यूट्रिशन बहुत हो गई है। 73 पॉपुलेशन जो है बच्चों की, उनके माल न्यूट्रिशन है बहुत बड़ा। ये जो परसेंटेज जो डब्ल्यूएचओ ने बताया है। और ऊपर से हो क्या रहा है कि आपकी जो दवाइयां आई है वो इनके पास आ नहीं रही। तो ओवरऑल एक बहुत पुअर शो है, और ऐसा लगता है कि एनडीएम में भी उनका फेल हो गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, और लोग ग्राउंड पे आहाकार कर रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि वहां पर जो दवाइयां, जो राशन, जो कपड़े उनके पास पहुंचने चाहिए थे, वो नहीं पहुंच रहे। मिर्जा साहब।
जी बिल्कुल, इसका ये सारी चीजें जो है निशानदेही कर रही हैं कि सिंध जो है वहां पे कहत साली होगी और सिंध में स्टारवेशन जो है वो बहुत जल्दी जो है स्टारवेशन का सीन भी सामने आएगा और उसका मुकाबला भी करना पड़ेगा। फौजी और प्राइवेट जो सरकारी जहाज होते हैं उनसे जो आटे के बैग और चावलों के बैग फेंके जा रहे हैं वो इतनी ऊंचाई से फेंके जाते हैं कि जब वो नीचे गिरते हैं तो वो फट जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। तो ऐसी सूरत हाल में जनरल साहब प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या एक मास माइग्रेशन का खतरा तो नहीं है इंडिया की तरफ सिंध से? हाँ, देखो बिल्कुल हो सकता है। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत ही नहीं, ये ईरान की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे और किसी हद तक अफगानिस्तान की तरफ। क्योंकि जब भूखमरी होगी, जब लोग बीमार हो जाएंगे, जब खाने को कुछ नहीं होगा, तो वो फिर हर तरफ जाने की कोशिश करेंगे। भारत में आने के चांसेस कम है क्योंकि भारत के साथ जो बॉर्डर है, वो बहुत ज्यादा पुख्ता है और इसके अंदर फेंस लगी हुई है। मुझे लगता नहीं कि भारत में आने के चांसेस हैं, मगर भारत की बजाय वो ईरान में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, इसके चांसेस हैं। ये सच्चाई है कि वहां भूखमरी होने वाली है। जो गवर्नमेंट है वो अभी भी समझ नहीं पा रही है, अपना जो ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, ग्राउंड पे बहुत हालात खराब हैं। जो भी सामान आया वो नीचे नहीं आया ग्राउंड पे, करप्शन हाईएस्ट लेवल पे है और लोग भूखे मर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा और बीमारियां बढ़ेंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है कि वहां पर ऑलमोस्ट 7 से 8 बीमारियां इतनी होंगी जो कि बच्चों को और औरतों को बहुत इफेक्ट करेगी और सीनियर सिटीजन को। और यह आपने बहुत ठीक बोला। ऐसे में हो सकता है लोग प्लान करें, वहां से जाने की कोशिश करें, एक रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है। और लगता ऐसा है कि पाकिस्तान ने कोई सीखा नहीं है। जब अर्थक्वेक आया था तब भी इन्होंने जो पैसा आया था, जो राशन आया था, जो रिलीफ आया था, वो एक प्रकार से मिसअप्रोप्रिएट हुआ, लोगों के पास नहीं पहुंचा, लोगों के हालात खराब हुए। ऐसा ही कुछ अब हो रहा है, अब उससे भी ज्यादा है क्योंकि अब जो इफेक्टेड एरिया है वो ज्यादा है। 1/3 जो है पाकिस्तान का जो इलाका है वो आज फ्लड में भरा है। बिल्कुल, तो ऐसे में मुझे लगता बिल्कुल, है बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान जो है बहुत बुरे हालात में जा रहा है और ये समय बिल्कुल। है और खराब होगा। और मैं यही दुआएं करूंगा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए, अभी भी वो अपनी कमर कसें और एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी ठीक अपनी करें। कमर और कस लें तो शायद हालात थोड़े बहुत काबू में आ जाएं। जज साहब, आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को लंदन टाइम 6:30 बजे शाम। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। Auto Sergey automatically checks for ways to save on your car or home insurance. Meerkat your life with Compare the Market. Simple. Wouldn't life be so much easier if you could control your blinds at the touch of a button? With ultra smart blinds from Appeal, there's no chains, cords or